सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमोद मेकिंग दिस वीडियो और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर 3। ये चैप्टर 3 जो है ये यूनिट 1 से, जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन से है। ओके, तो इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स में। किसी को जल्दी में कंप्लीट करना हो तो 2x की स्पीड पे चला लेना। और इस तरीके से बाकी और सारे चैप्टर्स हम करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 नेशनल इनकम का चैप्टर 3, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम को आप इस तरीके से समझो, सिंपल सी बात है कि ना, आपका एक घर है, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के आप ना 4 फैमिली मेंबर्स हो, 5 हो मान लो, ठीक है। 5 में एक आपके फादर है, एक मदर है, एक सिस्टर है, एक ब्रदर है और एक आप हो। आप तो स्कूल में जाते हो तो आप कुछ कमाते नहीं हो, आपका सिर्फ खर्चा खर्चा है, ठीक है। लेकिन आपके फादर की सैलरी है लेट से 2 लाख रुपीज पर मंथ, मदर की सैलरी है 2 लाख रुपीज पर मंथ, सिस्टर की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, ब्रदर की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, ठीक है। तो इन चारों के द्वारा कुल मिला के कितने पैसे कमाए जा रहे हैं? 2 + 2 4 लाख, +1 5 लाख, +1 6 लाख। तो आपकी जो घर की जो इनकम है वो कितनी है? 6 लाख पर मंथ, ठीक है। इतना पैसा आपकी फैमिली वाले कमाते हैं और ये सारा कमाया पैसा क्या होता है? या तो खर्च होता है, कंजम्पशन, या कुछ बचा हुआ पैसा सेविंग्स में चले जाता है। तो आपके घर की जो कुल मिलाकर के 6 लाख रुपए मंथली इनकम है, और इसी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 6 72 लाख रुपए जो आपकी इनकम है मंथली, एनुअल, ये आपके घर का नेशनल इनकम है या घर का डोमेस्टिक इनकम है, आपके घर की इनकम है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि नेशनल इनकम होती क्या है। ये मान लो कि अगर आपका घर एक देश है, अगर आपका घर एक देश है तो उस देश की इनकम कितनी है? 6 लाख पर मंथ उसकी इनकम है, ठीक है। अंडरस्टूड? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, राइट। अब डिटेल में समझते हैं इसे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? आपने सुना होगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको मिलने वाली इनकम, फैक्टर इनकम अर्न बाय ऑल नॉर्मल रेजिडेंट्स। विदेशी लोगों की बात नहीं हो रही, जो यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन पैसा कमा के विदेश भेज दे रहे हैं सारा का सारा, या टेम्पररी पीरियड के लिए आए हैं, ठीक है। ऑल नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, यानी पूरे एक साल में एक देश के सभी लोगों के द्वारा कुल मिला के जो इनकम कमाई गई है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसका एक और तरीका है कैलकुलेशन का, जो अगले चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसमें हम ये देखेंगे कि एक तरीका तो हो गया इनकम मेथड, कि भाई एक देश के सारे लोगों ने कुल मिला के XYZ रुपीज कमाए। दूसरा तरीका क्या है कि पूरे देश के सभी लोगों ने कुल मिला के कितना पैसा खर्च किया अपने आप पे, अपने बिजनेस पे, सरकार ने अपने आप पे, या सरकार ने सोशल वर्क के लिए, या फॉरेन सेक्टर में कुल मिला के कितना पैसा खर्च किया, कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी। इसको पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो एक ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सभी नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कुल मिला के जो पैसा कमाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। भाई इट रेफर्स टू द ऑल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या होते हैं? लैंड, ये क्या कमाता है? रेंट। लेबर क्या कमाता है? वेजेस। कैपिटल क्या कमाती है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट, या कभी कभी लॉस भी हो जाता है। एंटरप्रेन्योर कौन? मालिक होता है। फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, नेक्स्ट टॉपिक क्या देखो, ये है हमारा। फैक्टर इनकम वो होती है जो कमाई जाती है, ये अर्नड होती है, कमाई गई है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हेल्प या डोनेशन के टाइप से आपको मिली है। फॉर एग्जांपल, अब क्या हुआ है, पाकिस्तान के साथ ना कुछ ट्रेजेडी हो गई और यूनाइटेड नेशन ने उसको एक हेल्प भेज दी, तो उसकी कमाई हुई इनकम नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम है। कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। ये हेल्प के तौर पर और डोनेशन के तौर पर मिली है, जो कि उसने कमाई नहीं है। ये इसकी जीडीपी में काउंट नहीं होगी, चाहे कितना ही भारी भरकम डोनेशन आपको मिल रहा हो, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आपकी फैमिली में अगर कोई दादा दादी है तो दादा दादी को ना वो मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, जो कि दिल्ली में 2500 रुपीज पर मंथ है। तो ये जो 2500 रुपीज पर मंथ जो पैसा उनको मिल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये कमाई नहीं है, उनको ऐसे फ्री में मिल रही है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम? ट्रांसफर इनकम। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी कोई डाउट हो तो बताना मेरे को आप कमेंट करके। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस। अब देखो नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, जो भी इंसान, द पीपल दोज हु आर लिविंग एंड अर्निंग इन इंडिया, जैसे आप और मैं यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि हम कमा रहे हैं, खर्च यही कर रहे हैं, वी आर नॉर्मल रेजिडेंट्स।
लेकिन हमारे अलावा कुछ और लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं जो कि हमारे देश के वासी नहीं है। सिंपल सी बात है। कोई एक मान लो कि ना, एक आपको बताऊंगा कटरीना कैफ के बारे में। कटरीना कैफ जो है, वो जहां तक मेरी जानकारी है, कटरीना कैफ ना लंदन की रहने वाली थी, लंदन की, ठीक है। तो वो लंदन में रहने वाली थी, लेकिन वो तो रह पूरे टाइम इंडिया में रही थी। तो जब वो इंडिया में रहने लगी, यहाँ पर कमा रही है, यहीं पर खर्च कर रही है, तो कटरीना कैफ इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट बन गई थी, ठीक है। क्योंकि वो है तो वैसे ऑल द विदेशी ही, लेकिन कमाना खाना रहना तो यहीं पर इंडिया में हो रहा है ना, राइट, समझ गए। आगे की बात करते हैं। तो इट रेफर्स टू द पीपल हु आर अर्निंग एंड लिविंग इन इंडिया। ऑल्सो इट काउंट्स द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन अ फाइनेंशियल ईयर एंड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कमाना खाना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा इज इन इंडिया। यानी ऐसे विदेशी लोग जिनका कमाने का इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां पर है, इंडिया में है, वो भी यहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे नॉर्मल रेजिडेंट बोल दिया आपने किसी लंदन वाले को, इंडिया का ऐसे कैसे बोल दिया। देखो सिंपल सी बात है, देश के नियम अलग होते हैं, इनकम टैक्स के नियम अलग होते हैं, इकोनॉमिक्स के नियम अलग होते हैं। इकोनॉमिक्स को मतलब है पैसे से, कि इंसान कहाँ कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, वो सर्कुलर फ्लो के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अगर हम बात करें किसी के, कोई इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा, तो उसके लिए कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या कहीं बाहर का सिटीजन है लेकिन उसने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। इकोनॉमिक्स में अलग कंसेप्ट फॉलो होता है, यहाँ पासपोर्ट के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। देखो आपको पता होगा विराट कोहली वैसे तो इंडियन रेजिडेंट है, लेकिन रह कहाँ रहा है पूरे टाइम, लंदन में रह रहा है। तो विराट कोहली के द्वारा कमाई गई सारी की सारी कमाई अब इंडिया की कमाई में काउंट नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी काउंट होगी कहां पर ये अब लंदन की कमाई काउंट होगी, ब्रिटेन की, क्योंकि वहीं पर रह रहा है ना, वो पैसा कमा रहा है वहां के लिए, खर्च वहां के लिए कर रहा है। और ये सही है कि गलत भगवान जाने, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, डोंट बी सो पॉलिटिकल, ओके। इज इट क्लियर, ये क्लियर हो गया सभी को, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। ये क्या होता है, सुनो, ये सब छोड़ो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये रहा हमारा नोट, अब मैं बनाने जा रहा हूँ इंडिया का मैप, ठीक है। देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे पे ना कमेंट मत करना, बताते रहो जैसा बना दिया उसको अच्छा मानो, ठीक है। ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये क्या है भाई, टेरिटरी है, क्या है, टेरिटरी है, किसकी, इंडिया की। इस टेरिटरी के अंदर कमाया गया पैसा कहलाता है डोमेस्टिक इनकम। क्या कहलाता है, डोमेस्टिक इनकम। इस टेरिटरी के बाहर कमाया गया पैसा कहलाता है फॉरेन इनकम। क्या कहलाता है, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपकी ना, आपका बिजनेस पूरा वर्ल्ड वाइड, आपने इंडिया में कमाया 100 करोड़, आपने यहां से कमाया 5 करोड़, यहां से कमाया 5 करोड़, आपने यहां से कमाया 5 करोड़, यहां से कमाया 5 करोड़, यानी कुल मिला के बाहर कितना कमाया, 20 करोड़। तो देश के अंदर आपने कमाया 100 करोड़, ये आपकी है डोमेस्टिक इनकम। आपने बाहर से कितना कमाया, 20 करोड़, ये आपकी है फॉरेन इनकम। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपकी टोटल इनकम। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के हिसाब से, देश के हिसाब से, तो ये बन गई नेशनल इनकम। क्या बन गई, नेशनल इनकम, ठीक है। तो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर की गई कमाई कहलाती है डोमेस्टिक इनकम, इंडिया की बाउंड्रीज से बाहर से की गई कमाई कहलाती है फॉरेन इनकम। दोनों को जोड़ देंगे तो कहलाती है नेशनल इनकम, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, देखो इस तरीके से बनेगा, डीपी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें ऐड कर देंगे विदेशी इनकम। विदेशी इनकम को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या बन गई हमारी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इनके टेक्निकल नाम है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम। एनएफआई का मतलब क्या है, फॉरेन इनकम। और इसका मतलब क्या है, ये हो गई नेशनल इनकम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डोमेस्टिक और फॉरेन इनकम क्या होता है। बाकी चलते हैं स्लाइड की तरफ में। स्लाइड क्या कहती है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, द टोटल मनी अर्न बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। कौन सी बाउंड्री याद है ना, कौन सी बाउंड्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री, ये रही जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, 1 सेकेंड बच्चों, हाँ, विद इन दी, कहा गया है तुम्हारा, 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, चलते हम पिछली स्लाइड पे।
हाँ ये रहा हमारा, क्या बोला गया है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इन अ ईयर रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स देम, यानी वो किसकी हैं उससे मतलब नहीं है, कुल मिला के सभी लोगों ने कुल मिला के कितना पैसा कमाया है। सैलरी पेड टू द इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग देयर, ठीक है। अब नेशनल इनकम क्या होता है, द टोटल मनी अर्न बाय ऑल द सिटीजन नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड दे आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, भाई कोई एक इंडियन इंजीनियर है, वो काम कर रहा है दुबई में, कमा वहां रहा है, लेकिन पैसा यहाँ भेज रहा है, तो यहाँ पर वो एनएफआई में आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आ जाएगा, ठीक है। सैलरी ऑफ एन इंडियन इंजीनियर वर्किंग इन दुबई, वो कमा के पैसे जो यहाँ भेज रहा है वो यहाँ की नेशनल इनकम में काउंट होंगे, ठीक है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर है, यहां पर है। कमाना, खर्च करना, चलो कमाना बाहर हो गया, खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना कहां पर है, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल इनकम अर्न बाय इंडियंस ग्लोबली इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इंडियंस लोग पूरी दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हो, कहीं पर भी कमा रहे हो, उनकी इनकम इंडिया की इनकम काउंट होगी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू द नेशनल इनकम किस तरीके से होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अभी बताया था आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके, डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, सुनो सिंपल सी बात है, देखो क्या बोला गया, डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों को जो कॉस्ट पे करी है, लैंड को रेंट पे किया है, इसको वेजेस, इसको इंटरेस्ट, इसको प्रॉफिट, इन चारों को जो ऐड कर देंगे तो हमारी हो जाएगी डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस क्या होगी। ये तो सामान बनाने की कॉस्ट है, इसको जो बेचा गया है उसमें थोड़ा टैक्स भी लगाया होगा। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन से, इस आईफोन की कीमत मान लो 60,000 रुपए है, इस 60,000 में 10,000 रुपए टैक्स है, 50,000 फोन की कीमत है, तो यहां बात हो रही है 50,000 रुपए की, किसकी बात हो रही है, 50,000 इस फोन को बनाने की लागत की। और एट मार्केट प्राइस क्या है, 50,000 रुपए प्लस में 10,000 रुपए का टैक्सेस, कुल मिला के कितना हो गया, 60,000 रुपए, राइट। तो इसको अगर हम बात करें क्या है, डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, दिस इज द टोटल इनकम अर्न बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर विद इन द कंट्री फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन, जितना उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन करने के लिए। इट इज द ओरिजिनल इनकम ऑफ द फैक्टर्स एनी टैक्सेस और सब्सिडीज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ आर अप्लाइड, ठीक है। आगे क्या, थिंक ऑफ इट एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव, लाइक की कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर में, वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ठीक है। अब बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इसका यार, दिस इज द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, ठीक है। जो हमने विद इन द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है, इट इज अ प्राइस पेड बाय ऑल फाइनल कंज्यूमर्स और रिटेल काउंटर्स, ठीक है, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और आगे डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, ऐसी बात है कि यहाँ पर खत्म हो गया, इसमें और पढ़ने वाले हैं और डिटेल में मैं अपनी साइड से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। भाई जीडीपी क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डीपी क्या होता है, एनपी क्या होता है, ये सारे सब कुछ जो है आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं अपनी साइड समझाता हूँ। देखो इधर हम मेरा तरीका देखो, देखो 3 फॉर्मूले हैं कन्वर्जन के, ये 3 फॉर्मूले सीख लो, सब कुछ हो जाएगा। देखो पहला क्या है, अगर मैं नेट में, किसमें, नेट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा तो मेरी आ जाएगा ग्रॉस, क्या जाएगा, ग्रॉस, ठीक है। आपको याद होगा नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस, ये क्या फॉर्मूला नंबर 1। अब देखो यहां पर नेट की जगह मेरे को अगर मान लो मेरे को नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन यहां के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट, क्लियर। दूसरे फॉर्मूले चलते हैं, हमारा क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं NFIA ऐड कर देता हूं तो बन जाती है नेशनल प्रोडक्ट, यानी नेशनल इनकम बन जाती है। अब मान लो मेरे को डोमेस्टिक निकालनी है और एनपी गिवन है, NFI गिवन है, तो NFI यहां से प्लस हो रहा है, यहां करके माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तीसरा, 1 सेकेंड, तीसरा हमारा है फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगा तो ये बन जाता है मार्केट प्राइस। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फोन है 50,000 रुपए का, इसकी फैक्टर कॉस्ट, टैक्स है 10,000 रुपए का, तो फोन का मार्केट प्राइस कितना हो गया, 60,000 रुपए हो गया, राइट, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं अलग अलग कंसेप्ट को बनाने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल देखना जरा एक बार। हमें गिवन है जीडीपी एट एमपी, एमपी नीचे इसके बॉटम में लिखते हैं फुट नोट में, और हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है इससे NNP एट FC निकालना है, यहां से यहां की जर्नी तय करनी है। अब ध्यान से देखना, ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। अभी मैंने बताया ना आपको, मेरे को कहां जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, ठीक है। सॉरी 1 सेकंड, एक मिस्टेक कर दी मैंने। ग्रॉस से नेट पे जाना तो डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, यहां पर मेरा अपोजिट लिख दिया मेरे ख्याल से, हाँ मैं ग्रॉस से, ग्रॉस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन नेट, हाँ ठीक है बिल्कुल सही चल रहा हूँ। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करूंगा मैं, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। देखो ऑनलाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि लगता है देखो सामने कैमरा चल रहा है, ऑफलाइन क्लास में तो क्या लिख दिया गलत कोई बात नहीं, दोबारा करेक्ट कर देंगे। ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब कुछ भी गलती होगी तो मिनट लगेगा बच्चों को ट्रोल करने का, देखो तो इसको आता ही नहीं है, ठीक है ओके। तो थोड़ा सा हो जाता है हेजिटेशन, थोड़ा सा मैनेज करना। ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट की तरफ जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगा, NFI ऐड कर दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगा। अगला क्या है, मार्केट प्राइस से कहां जाना है मेरे को, फैक्टर कॉस्ट जाना है, यानी कि मार्केट प्राइस गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मैं माइनस कर दूंगा यहां पर से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब ये तीनों चीजें माइनस कर दूंगा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा NNP एट FC बन जाएगा। इस तरीके से सिर्फ इन 3 फॉर्मूले से आप जितना मर्जी जो भी कन्वर्जन करना हो, जिससे जो भी बनाना हो बना सकते हो आप, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हाथ के इसी बात पे, वरना बोलोगे बस एक एग्जांपल खत्म कर दिया आपने तो। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है NNP एट FC गिवन है, हमें इसे निकालना है फॉर एग्जांपल NDP एट MP। अब ध्यान से देखना, मैं नेट से नेट पे जा रहा हूं, दोनों सेम है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे NP से जाना है DP पे, तो NP नेशनल प्रोडक्ट से जाना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, तो मैं माइनस कर दूंगा NFIA, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये गिवन है, मेरे को ये निकालना है, तो ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये प्लस वाला जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो मुझे फैक्टर कॉस्ट गिवन है, मुझे NP निकालना है, ये फैक्टर कॉस्ट गिवन है, NIT गिवन है, मुझे क्या निकालना है, MP निकालना है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों को प्लस करते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NDP एट MP बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ 3 फॉर्मूला है ये, ठीक है, इनको समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका एक बार में, ठीक है। जितनी भी सारी टर्म्स दे रखी, जितने भी कन्वर्जन दे रखे हैं, सब एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ओके अंडरस्टूड। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है। थोड़ा पॉलिटिक्स की बात आएगी तो थोड़ा बुरा मत मानना अगर आप किसी के भी फैन हो तो, ठीक है। एग्जांपल देखो, नॉमिनल रियल जीडीपी क्या होता है, ध्यान से पर एग्जांपल, साल था 2011 का, मैं काले रंग का मार्कर देता हूँ ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहाँ पे अच्छा दिखेगा। साल था 2011 का, कांग्रेस की सरकार थी, और मान लो हम ना एक ही चीज प्रोड्यूस करते हैं, वीट, गेहूं, और हमने 1000 किलो का प्रोडक्शन किया, मान लो एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन ये इंसिडेंट रियल है, फिगर्स इमेजिनरी, लेकिन ये इंसिडेंट रियल है, ठीक है। और मान लो उस टाइम पे प्राइस था वीट का 10 रुपए किलो, और उस हिसाब से हमने जो कुल मिला के पैसा कमाया पूरे देश ने वो था कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि जीडीपी क्या होता है, कुल मिला के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, उनकी जो मार्केट वैल्यू वो हमारा क्या है, जीडीपी है, ठीक है। अब साल आ गया 2021 का, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार में क्या हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ है, 1000 केजी का हुआ है वीट का, लेकिन इस टाइम प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 20 रुपए, इससे हमारा जीडीपी कितना आ गया, 20,000 रुपए। और अब क्या हुआ, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने खूब ढोल पिटवाया, अरे भाई साहब हमने जीडीपी डबल कर दिया, अरे हमने जीडीपी 4 ट्रिलियन कर दिया, 8 ट्रिलियन कर दिया, इतना ट्रिलियन उतना ट्रिलियन, बड़ी बड़ी बातें कर दी, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ प्रैक्टिकली, क्या आपके हिसाब से जीडीपी बढ़ा है कि नहीं। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे यस हाँ बढ़ा है, 10 से 20 हो गया, कुछ बोलेंगे नहीं। तो जो बच्चे बोल रहे हैं यस जीडीपी बढ़ा है, मैं उनको आंसर देना चाहता हूं, बेटा खाली प्राइस बढ़ने से मॉनेटरी वैल्यू बढ़ जाना जीडीपी नहीं होता। फिर आप बोलो कि क्यों, सैलरी बढ़ गई तो क्या सैलरी बढ़ी हुई नहीं कहलाएगी। सिंपल सी बात है, इसको एक एग्जांपल से समझो। आपकी ना आज जो भी सैलरी है, जो भी इनकम आपकी फैमिली की, मान लो अचानक से वो 10 टाइम्स हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपए है और अचानक से 10 टाइम्स हो गई, कितनी हो गई, 50 लाख हो गई, तो क्या आपकी और दूसरी बात क्या हुआ, आप जो भी चीज खरीदने जा रहे हो, जो भी चीज खरीद रहे हो, हर चीज पे ना, हर चीज की वैल्यू 10 रुपए बढ़ गई है। जैसे दूध जो 70 रुपए का था 700 का हो गया, जो आईफोन 1 लाख का था वो 10 लाख का हो गया, जो जैकेट 500 की थी वो बढ़ के 5,000 रुपए की हो गई। तो क्या प्रैक्टिकली आपकी इनकम बढ़ी,
नहीं बढ़ी। पूछो क्यों? जितनी इनकम बढ़ी उतनी महंगाई बढ़ गई। खाली नंबर से तो बढ़े, एक्चुअल में आपका एडिशनल कुछ तो नहीं आया। पहले भी आप उतना ही सामान खरीद रहे थे और आज भी आप उतना ही सामान खरीद रहे हो। तो मॉनेटरी वैल्यू बढ़ जाना इज डज नॉट मीन जीडीपी बढ़ जाना। जीडीपी का इंडिकेटर होता है एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन। क्योंकि बेटा पेट ना इन रुपयों से नहीं बढ़ता, पेट भरता है सामान से, वस्तुओं से, और जीवन चलता है सामान से, वस्तुओं से। मैं जो भी कमा रहा हूं उससे जो चीजें खरीद के लाऊंगा अल्टीमेटली उन चीजों से सेटिस्फाई होऊंगा ना। नोट को डायरेक्टली खा के कंज्यूम करके थोड़ी सेटिस्फाई हो जाऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा, क्या बढ़ेगा? सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू बढ़ गई। तो अगर आप कहते हो कि सर 2021 के अंदर में अगर आप कह रहे हो सर जीडीपी 20,000 पे ठीक है, तो आप यूज कर रहे हो नॉमिनल जीडीपी। कौन सा? आपके अकॉर्डिंग क्या, कौन सा जीडीपी फॉलो कर रहे हो? नॉमिनल जीडीपी। मैं कहता हूं आज भी जो हमारा जीडीपी है 2011 के बराबर है, वो कितना है? सिर्फ 10,000 रुपए है। तो अगर मैंने पुराने प्राइजेस के बेसिस पे जीडीपी निकाला है तो मैं टर्म यूज कर रहा हूं रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या है? ये नाम नाम का जीडीपी होता है, ये काम का नहीं होता। ये काम का जीडीपी नहीं होता। रियल जीडीपी क्या होता है? ये सही में रियल होता है, ये काम का जीडीपी होता है। क्यों? दोबारा से सुन लो सिंपल भाषा में। सरकार ने एक्चुअल प्रोडक्शन तो बढ़ाया नहीं, सरकार ने प्राइस बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। महंगाई बढ़ने से जीडीपी के नंबर्स बढ़ करके आ गए। सरकार कह रही $4 ट्रिलियन है, $5 ट्रिलियन है, $10 ट्रिलियन बन जाएगी। जो सरकार कह रही है ना $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये नॉमिनल जीडीपी है, ये प्रेजेंट प्राइसेस पे है। ये महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ गया, इसलिए सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं करती है। मैं अगर मेरे से जेन्युइनली पूछोगे तो इंडिया का जीडीपी रियल वाला 2.8 से लेकर $3 ट्रिलियन ही होगा सिर्फ, या इससे भी कम। इससे ऊपर होने का मतलब बनता ही नहीं है अगर हम रियल जीडीपी निकालेंगे पुराने बेस ईयर प्राइसेस पे। और आपको लग रहा है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ये गलत टर्म है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, आपकी बुक के अंदर है, आप जाकर के ध्यान से देख सकते हैं। हमने जो रेफरेंस दिया इस बुक को पढ़ाने के, चैप्टर पढ़ाने के लिए, वो है टीआर जैन। आप एनसीईआरटी में चेक करो, जहां मर्जी चेक करो, रियल और नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है। ओके, आप कहीं मुझे ना बोलना शुरू कर दो एंटी नेशनल है तो सरकार के खिलाफ है। ठीक है, सो अब बात करते हैं अल्टीमेटली भाई ये यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आएगा। बस एक सेकंड में मीनिंग आपके लिए लिख दूं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था यहाँ पर क्योंकि मुझे खुद लिखना था। तो क्या है, देखो नॉमिनल जीडीपी क्या है? It refers to the GDP which is calculated on current prices. Which prices? Current prices. ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है भाई? रियल जीडीपी क्या? इट रेफर्स टू द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड ऑन बेस ईयर प्राइस। कौन सा? बेस ईयर प्राइसेस, यानी पुराने सालों के प्राइस पे जो कैलकुलेट किया जाता है उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्लास पॉलिटिकल नहीं लग रही होगी। ओके, बस रियलिटी बताना मेरा काम है। देखो इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ मैं बोलूँ कि नहीं, मैं अपनी साइड से ऐसा नहीं बोलूंगा वैसे नहीं बोलूंगा तो काम नहीं बन पाएगा। जो रियलिटी बताना पड़ता है। देखो बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। इसको ही मेरे शब्दों में सुनो, सिंपल सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल, एक कंट्री है यूएसए, एक कंट्री है इंडिया। इसका जीडीपी जो है वो लगभग $25 ट्रिलियन के आसपास है। पॉपुलेशन कितनी है इसकी? पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ रुपए है। 33 करोड़ है, रुपए कह रहा हूं, 33 करोड़ लोग हैं। इंडिया का जीडीपी कितना है? चलो सरकार की बात मान लेते हैं, $4 ट्रिलियन। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। अब ध्यान से देखो, पॉपुलेशन हमारी लगभग 4 टाइम्स ज्यादा है और जीडीपी हमारा कितना कम है? लगभग बहुत होगा तो मेरे हिसाब से 2 टाइम्स भी नहीं कह सकते। मतलब ये लगा लो कि इसका कितना परसेंट हो गया? लगभग 18%। 20% भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 20% का मतलब होता है 5। ठीक है, तो चलो 20% लगा लेते हैं। तो हमारा जीडीपी यूएसए के सिर्फ 20% के बराबर है और पॉपुलेशन हमारी कितनी? 4 टाइम्स, मतलब 400% ज्यादा है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल भाषा में सुनो। पर एक देश है यूएसए, वहां पर रहते हैं 33 लोग, वो कमाते हैं 25 रुपए। ठीक है, यानी पर पर्सन लगभग 80 पैसे हर किसी को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक और देश है इंडिया, जहां पर पॉपुलेशन 140 करोड़ और लोग कमाते हैं सिर्फ 4 रुपए। 140 लोग कमा रहे हैं 4 रुपए, 33 लोग कमा रहे हैं 25 रुपए। सोचो इंडिया की कितनी बुरी कंडीशन है। ठीक है, इसे हम, इस टॉपिक को हम कहते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, किस देश का जीडीपी, एक नॉर्मल केस में किस देश का अगर जीडीपी ज्यादा होगा तो वेलफेयर कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होगा? भाई बहुत अच्छा होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन अजम्पशन ही है। दिस इज कॉल्ड जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है,
अब चलते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जरा एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है इट सिंपली मीन्स व्हेन अ कंट्री विल हैव हायर रियल जीडीपी। लेकिन यहाँ पर भी रियल जीडीपी की बात करिए भाई, ये दोस्तों देख लो, हायर रियल जीडीपी देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल विल बी डेफिनेटली हाई। जितना जीडीपी ज्यादा उतना वेलफेयर ज्यादा। जैसे इंडिया की लाइफ, अमेरिका की लाइफ कंपेयर कर लो, आपको अच्छे तरीके से पता है। If the people's income will be higher, then they will tend to buy more, which will further increase the income of the people and circular system of the economy will start. अगर लोगों की इनकम ज्यादा है, वो खर्च ज्यादा करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे तो और लोगों की इनकम बढ़ेगी। इस तरीके से एक जनरल अजम्पशन क्या है कि मेजोरिटी लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाएगा, इनकम अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है। और एक चीज और देख लो, हाथ क्या, अगर इकोनॉमिक वेलफेयर अच्छा है तो हाउसिंग अच्छा होगा, रियल इनकम अच्छी होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी, इंप्लॉय पर्सपेक्टिव अच्छा होगा, लीजर टाइम यानी फ्री टाइम मिल जाएगा लोगों को, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा, हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, जो एवरेज लाइफ इंडिया में 69.4 है वो बढ़ जाएगी, एजुकेशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, लेकिन इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है देखते हैं, बस लास्ट स्लाइड है हमारी, एक्सेप्शंस। भाई देखो, हाई जीडीपी क्या चीज, ये एक्सेप्शन है। हाई जीडीपी डज नॉट मीन हैप्पी पीपल। हैप्पी पीपल एग्जांपल, अभी प्रेजेंट का एग्जांपल है ब्रिटेन। पता है क्या हो रहा है वहां पे, ब्रिटेन में इस टाइम बेरोजगारी हाईएस्ट एवर है, हाईएस्ट एवर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया, ब्रिटेन तो उसकी तो पॉपुलेशन 8 करोड़ है, लेकिन जीडीपी जो है लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, लगभग अप्रोक्सीमेटली इंडिया के आसपास है, तो और पॉपुलेशन सिर्फ 8 करोड़ है। देखो हमारा भी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो यहाँ पर 8 करोड़ लोगों की इनकम कितनी है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर। तो ये तो लोग खुश होने चाहिए। एक्चुअली में क्या हुआ है कि जीडीपी तो बहुत ज्यादा है, लोगों ने कमाए बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्या क्या हो गई ना कि सारा का सारा पैसा ना कुछ लिमिटेड लोगों के पास में आ गया है। अभी जैसे एग्जांपल दूं मैं, इंडिया में तो और बुरा हाल है। देखो यहाँ पर तो ब्रिटेन में ये है कि 8 करोड़ लोग हैं, यानी मान लो 8 लोग कमा रहे लगभग 4 रुपए, हर किसी पे जो है लगभग आधा पैसा, 50 पैसा खर्च हो रहा है। इंडिया का तो और बुरा हाल है, इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन है और जीडीपी कितना है, 4 ट्रिलियन डॉलर है। उसमें से इस 4 ट्रिलियन डॉलर में से भी अगर मैं बोलूं अडानी और अंबानी की बात कर दी जाए, इनकी वेल्थ निकाल दे और कुछ टॉप 10 इंडिया के रिच लोगों को निकाल देना, तो मेरे हिसाब से लगभग इस 4 ट्रिलियन में से ना लगभग चलो 3 में ज्यादा बोल दिया, 2 ट्रिलियन डॉलर ना सिर्फ 10 परिवारों के पास में है। मेरे हिसाब से वेल्थ की अगर बात करूं तो इतना पैसा है उन लोगों के पास में। तो हाई जीडीपी में अगर मान लो हम भारत सरकार की बात मान ले कि हमारा जीडीपी, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी हो गया हमारा, फिर भी तो समस्या है ना यार। समस्या क्यों है, क्योंकि सारा पैसा अडानी अंबानी के पास में है, आम लोगों के पास पैसा नहीं है। आम लोगों का बुरा हाल हो रखा है। और दोबारा मेरे को देख करके, मेरे आईफोन और 2 लाख के बोर्ड को देख के जज मत करना। जज करना तब जब पहले जहां से बिलोंग करते हो उस गांव में पहुंचो, उस गांव के जाकर गरीबों की हालत देख करके आओ। कभी किसी रूरल एरिया में जाके देखो, छत्तीसगढ़ जाके देखो, बिहार जाके देखो, लोगों की क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कितना बुरी हालत है। पत्ते पे खा रहे, जहां कुत्ते खा रहे वहां पे इंसान खा रहे, इतना बुरा हाल हो रखा है हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ कुछ सिलेक्टिव लोगों को देख के जज मत करो कि अरे मनाली में बर्फ पड़ी, अचानक से लोग पहुंच गए, जाम लग गया। अरे वो इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। 140 करोड़ में से अगर चंद कुछ लाख लोग काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा, इंडिया अमीर नहीं हो गया। राइट, समझ गए। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भाई अगर अमीरों को जीडीपी बहुत हाई है लेकिन सारा पैसा अमीरों के पास चला गया, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, मान लो कि हमारे देश में क्या हुआ, हम बहुत भारी लेवल पे ना आर्मरी बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं गोला बारूद दागने के लिए। इससे हमारी सरकार ने, हमारी जो फैक्ट्रीज है जो बनाती है आर्मरी, उनका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, उनको सरकार ने पेमेंट ज्यादा करी, जीडीपी हाई दिख रहा है, लेकिन आम लोगों को तो बेनिफिट नहीं मिला ना इससे। अगर मान लो टैंक बन रहा है, टैंक बनने से आम गरीब आदमी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, भाई बहुत से ऐसे एक्सचेंज होते हैं, ऐसी सर्विसेज होती है, जैसे माँ ने अपने बच्चे को पाला, दादी ने पोते को पाल दिया, पोता पोती को पाल दिया, उनको तो इसमें काउंट हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर वहीं पर दादी की जगह हम नैनी रख लेते एक, उसको तो पैसे मिलते, वो तो काउंट हो जाता। और एक्सटर्नैलिटीज, अब ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करूं मैं, पोल्यूशन बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर, कि हमने कुछ, जैसे मान लो इस जैकेट की जनरली बात करूं, ये मैंने शिमला में खरीदी थी लगभग 2-3 साल पहले, 800 रुपए के आसपास की थी ये।
अब मुझे बताओ, ये 800 रुपये की जैकेट है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू वैल्यू तो 800 रुपये है, लेकिन इसको मैं पहन रहा हूँ 2-3 सालों से, लेकिन उसके बाद ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? देखो ये विंड शीटर की है, प्लास्टिक है ये, लिनिन की बनी हुई है। ये एनवायरनमेंट में जाएगी, पता नहीं कितने लाखों सालों तक पड़ी रहेगी, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती रहेगी। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट तो काउंट करी नहीं हम लोगों ने। जैसे जाते-जाते एक बात बता दूँ, एक आखिरी इस क्लास का टॉपिक, एक नॉर्मल सी व्हाइट टी-शर्ट जो आप पहनते हो ना, व्हाइट कलर की टी-शर्ट, उसको बनाने में लगभग 4000 लीटर पानी खर्च होता है। अब बोलोगे कैसे, कुछ भी बकवास कर रहे हो। पहले जाके इंटरनेट पे चेक करो और देन उसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। उसमें काउंट होता है वो कपास, वो कॉटन जहाँ पे वो होता है उसको पानी दिया जाता है। देन प्रोसेस करने में, उसमें कलर डालने में, वहाँ पर जो पानी वेस्ट हुआ, जैसे एक टी-शर्ट बनाने के लिए जो उसका जो पूरी बेल होती है, पूरा रोल होता है, उसको कलर किया गया ना, उसमें हज़ारों लीटर पानी इस्तेमाल हुआ। वो हज़ारों लीटर पानी गंगा में डाल दिया, यमुना में डाल दिया, उसने लाखों लीटर पानी को गंदा कर दिया। ठीक है? तो हर चीज़ की एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है। हम 200 की टी-शर्ट लाके पहन लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूट हुआ है, उसको सही करने की, रिपेयर करने की कॉस्ट क्या होगी? वो आती है एक्सटर्नैलिटी में। ठीक है? तो बस यहीं तक था सेशन, लेक्चर। थोड़ा सा वैसा हो गया, लेकिन अगर लगे कि पॉलिटिकल हो गया, कुछ नहीं बोलना चाहिए मेरे को, तो बताइएगा मेरे को, और इस तरीके से मैं ट्राई करूँगा कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस की सारी वीडियोस कंटिन्यूस आ जाए। और थोड़ा सा यूजीसी नेट मैंने भी थोड़ा स्लो कर रखा है, उसकी मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। यूजीसी नेट के बच्चे सोच रहे होंगे कुछ 2-4 वीडियो डाल के छोड़ दिया। तो अभी पहले रिजल्ट आ जाए, देन दोबारा से उसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।